हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। आज की इस वीडियोस में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड केस स्टडीज़ करेंगे जो कि हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और इसकी संभावना भी है कि ऐसे क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझा था और उसके अराउंड 70 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किए थे। तो जिस बच्चे ने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले मैं रेफ़र करूंगा, आप जाइए उन वीडियोस को देखें, फिर आप केस स्टडी करिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे और आपको वो पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि शालिनी है आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। शालिनी ने डिग्री लिया होटल मैनेजमेंट में एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टूक ओवर हर फैमिली फूड प्रोसेसिंग कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स, जैम्स एंड स्क्वैश। शालिनी ने क्या किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है। उसके बाद वो अपनी फैमिली का जो बिजनेस है जिसमें वो अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, स्क्वैशेस बनाते हैं, उस बिजनेस को क्या करती है, प्रोसेस करती है। द बिजनेस वॉज स्टेबलाइज बाय हर ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है ना, ये जो बिजनेस था उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, अचार बनाने वाला। वॉज डूइंग रीजनली वेल, और अच्छे से चल भी रहा था। हाउ एवर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वर हाई। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या थे, देखो हमने वो केस स्टडी करवाई, हमने वो क्वेश्चन करवाया था ना, तो उसमें डिस्कस करवाया था हमने कि ये जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका, इससे आपको क्या समझना है कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ना रिस्क को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो वो कॉस्ट देने होते हैं जो फिक्स, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो आप, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा हाई था। एंड कैश फ्लो पोजीशन वेरी वीक था। एंड कैश फ्लो पोजीशन कैसा था, वेरी वॉज वीक। ठीक है ना, शी वॉन्टेड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डाइवर्सिफाई इनटू द। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, इसको मॉडर्न करना चाहते हैं इनटू द मार्केट ऑफ चॉकलेट्स एंड कैंडीज। और वो क्या चाहते हैं, उसकी बेटी वो शालिनी है, वो चाहती है कि उसको बिजनेस को एक्सपेंड करे, थोड़ा मॉडर्न बनाए। पर दो दिक्कतें हैं। पहला दिक्कत क्या है, उनका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जो उनकी दूसरी दिक्कत ये है कि उनका क्या हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पे देखो मार्क करवाया था ना, वो कैश फ्लो पोजीशन आप मार्क कर लो, और दूसरा क्या मार्क कर लो, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब उनकी ज़्यादा आ रही है। फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना। अभी ये कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पकड़ने होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद वो कैसी है, एंथुजियास्टिक है और अप्रोच है। एक फाइनेंस कंसल्टेंट को बुलाती है, हु टोल्ड हर डैट अप्रोक्सीमेटली ₹50 लाख वुड बी रिक्वायर। उसने कहा लगभग आपको 50 लाख रुपये चाहिए अगर आप अपनी क्या करना चाहते हो, मॉडर्नाइज करना चाहते हो और एक्सपेंड करना चाहते हो प्रोग्राम को अपने जो भी आप चला रहे हो। ही ऑल्सो इन्फॉर्म हर डैट द स्टॉक मार्केट वॉज गोइंग थ्रू अ बुलिश फेज। देखा, उसने हमें की पॉइंट दे दिया। उसने कहा मार्केट फेज कैसे चलिए, बुलिश फेज पे चलिए, मतलब शेयर के प्राइस बढ़े जा रहे हैं। तो अब बच्चे समझ चुके हैं कि सर वो तो अब शेयर इशू करेगी, डेट को इशू नहीं करेगी। कोई नहीं, बस आप इतना समझिए ना पॉइंट, देखना अब इसी पॉइंट से पूरा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमने 70 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया ना, उनका बेनिफिट आके हमें यहाँ लगता है कि अच्छा हाँ यार, केस स्टडी तो बड़ी चुटकी में सॉल्व कर पा रहे हैं। और बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लूज़ करते हैं, किसमें, केस स्टडीज़ में लूज़ करते हैं। तो वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है अब। तो इसका कलर चेंज करते एक बार, हाँ ये रखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ने बोला हमें, कीपिंग द अबव कंसिडरेशन इन माइंड, ऊपर की सारी बातों को दिमाग में रख के, नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस शालिनी शुड नॉट चूज फॉर फाइनेंस द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इतने बड़े कहानी से हमें कोई रामकथा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से मतलब है कि शालिनी कौन सा चूज नहीं करेगी फाइनेंसिंग के लिए। तो बताओ, जब एक तो उसके पहले से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के खर्चे बढ़े हुए हैं, उसका कैश फ्लो भी बड़ा लो आ रहा है। ठीक है, और दूसरी सबसे मेन बात कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो इस पॉइंट पे चल रही है। अब बच्चों को ग्राफ समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये ग्राफ समझना है तो ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको डिस्कस कर रखा है, किसको किस नाम से जानते हैं वो भी दिखा रखा है। तो ये कैसे पॉइंट पे चल रही है इस टाइम, बुलिश चल रही है। और जब भी मार्केट बुलिश चलती है तो शेयर इशू करेगी, और जब शेयर इशू नहीं करेगी तो क्या नहीं चूज़ करेगी, डेट। क्या नहीं चूज़ करेगी, डेट। तो पहले का आंसर तुम्हें पता है कि वो डेट यूज़ नहीं करेगी। फिर इसने बोला है गिव वन रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर। क्या कह रहा है, गिव वन रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप रीज़न क्या देख सकते हो कि उसका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से हाई है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो इस केस में वो डेट इशू नहीं करेगी, क्योंकि डेट इशू करेगी तो उसका एक खर्चा और बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो क्या होता है, कंपनी अपने खर्चे से मीट ही ना कर पाए। और दूसरा हम कह सकते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश पे चल रही है तो उसके लिए शेयर इश्यू करना ज़्यादा फायदेमंद होगा रिलेटेड टू डेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका बी पूछा है हमसे, बी पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर, हमें कोई दो अदर फैक्टर्स बताने हैं अपार्ट फ्रॉम दो जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, स्टेटेड इन द अबव सिचुएशन विच शालिनी शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग द डिसीजन। ये कुछ नहीं पूछ रहा, खाली आपसे क्या उसके फ़ायदे पूछ रहा है, तो बस आपको वही डिस्कस करना होगा। ठीक है, देखो पहले का आंसर डेट है, हमने बताया क्योंकि उसके लिए फ़ायदा नहीं है ना, शेयर इशू करने में उसके लिए फ़ायदा है तो वो डेट इशू नहीं करेगा। फिर इसने बोल रखा है, पहला पॉइंट क्या बोल रखा है इसने, वीक कैश फ्लो, जो मैंने आपको पहला नोट किया था, और दूसरा इसने बोल रखा है इंक्रीज है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इस ये दो कारण के लिए नहीं करेगा। और अदर फैक्टर में तो हमने आपको कहा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कभी भी फंड को रेज करने में आ रही होती है। अगर आप फंड ले रहे हैं तो उसमें आपसे कुछ अदर खर्चे होते हैं, उन अदर्स खर्चों को कहते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, फिर दूसरी बात कर रहा है कंट्रोल कंसिडरेशन की। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है, अगर आप अब उसको पता है कि भाई मेरे को शेयर इशू करना है, तो इसका ये मतलब थोड़ा अगर शेयर के प्राइस बढ़े हुए हैं, मतलब बुलिश पे चल रहे हैं इस टाइम, तो वो पूरे शेयर इशू कर दे। इसको देखना भी है कि मैं कितना शेयर इशू करूँ कि मेरा अच्छा खासा कंट्रोल रहे किस पे, मेरे बिजनेस के ऊपर। ये नहीं कि वो सारे शेयर किसको दे दे, मार्केट को दे दो, उनका पूरा इस पर हक आ जाए बिजनेस पे और उसका हक ही ना रहे, सिर्फ एक हक रहे। तो उसे ये भी ध्यान में रखना है कि उसका कंट्रोल उसे कितना चाहिए। केस स्टडी 2 स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस that does not grow die, say Mr. Shah, the owner of Shah Marble Limited, with glorious 36 months of its grand success, having a capital base of 80 crores. आगे बढ़ते हैं। Within a short span of time, the company could generate cash flow which not only covered fixed cash payment obligations but also create sufficient buffer. The company is on the growth path. कंपनी अच्छे खासे अपने ग्रोथ पाथ पे है, and a new breed of consumer is eager to buy the Italian marble sold by शाह मार्बल लिमिटेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। अब क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रखे हैं उसने कुछ ही 36 महीनों के अंदर में। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। दिस रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़। अगर डिमांड से पूरी करनी है तो 120 करोड़ रुपये खर्च करके थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो बुलाता है फाइनेंशियल एडवाइजर को, मिस्टर सेठ को। मिस्टर सेठ जी कहते हैं कि आप इक्विटी 40% इशू कर दिए और डेट कितना इशू करिए, 60%। मिस्टर सेठ, अब बच्चों को क्या लग रहा होगा, फाइनेंशियल लिवरेज का। अब जहाँ से जो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन आती है बच्चों को लग रहा होता है कि अब हम जा रहे हैं पढ़ने फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट पर। ध्यान देना, अभी आपको की पॉइंट बताता हूँ कि आपको फाइनेंशियल लिवरेज कहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रोपोर्शन पढ़ा था किसका डेट और इक्विटी का। मिस्टर सेठ also suggests him to take loan from a financial institution as the cost of raising fund from financial institution is low. उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं से और फंड रेज करते हैं उससे बड़ा आप लोन ले लो किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि कॉस्ट कम आती है, हमने पढ़ रखा है। थ्रो विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, कह रखा है इससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ेगा पर जो रिटर्न है ना जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा वो भी ज़रूर बढ़ेगा। ही ऑल्सो अप्राइज्ड हिम दैट इशू ऑफ डेट विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि जो इसका कंट्रोल का है ना, जो पूरा जो कंट्रोल का जोर है सिर्फ एक के हाथ में, उसको लोगों के बीच में बांटेगा नहीं कि इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी। तो ये दिक्कत कब आती है, जब हमने सबको अपने कंपनी की इक्विटी शेयर दे दिए होते हैं। ठीक है, पर डेट में क्या है, वो डेट में यूँ कहना चाह रहा है कि ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, फर्म जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले। तो क्या कहते हैं, अब इसने क्वेश्चन ए बोला हमसे, आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज बाय मिस्टर सेठ इन अबव सिचुएशन। तो वो 2-3 की बात करते, कंट्रोल के डायलॉग हो, ये सब की बात करें तो ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था, ये किस में क्या इशू करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर इसकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो फिर आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी जो हमने इससे पहले अपलोड कर रखी हैं और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी। बी कह रहा है स्टेट द 4 फैक्टर। अरे 4 फैक्टर्स बताना है आपको, कॉस्ट आएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, रिस्क आएगा, मार्केट की सिचुएशन आएगी, वो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर हैं यार, इसको क्या ही गिनवाया जाए। ये आप नोट कर सकते हैं इसको अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वियर लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। ये भी टेक्सटाइल की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल की कंपनी है। इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख। इसका शेयर कैपिटल कितने का है, 60 लाख का है। द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वॉज ₹0.50। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपये। ठीक है, द कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर फॉर द सेम।
अब कंपनी 10% डिवेंचर इशू कर रही है 40 लाख कैपिटल लेने के लिए। ड्यूरिंग द करेंट ईयर द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपये, और इसी साल कंपनी 8 लाख का प्रॉफिट कमाती है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट पेड एट द रेट 40% टैक्स। अब देखो जो समझदार बच्चे होंगे उन्हें क्या नोट करना है, उन्हें नोट करना है एक तो पहले ये अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपये नोट करना है बच्चों को, इट पेड टैक्स एट द रेट 40%, 40 लाख रुपए करती है, ठीक है, और 10% इक्विटी इशू करती है। अब देखो इसको मैं आपको डायरेक्ट उस पर ले चलता हूँ, आंसर से मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से आप समझ जाओगे। कह रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट किसका है 8 लाख रुपये, उसमें से आपको पहले आप इंटरेस्ट घटाते हो, मैंने कहा था ना आप EBIT लिखो हमेशा, ठीक है, और सबसे पहले आप इंटरेस्ट को हटा दो, फिर आप टैक्स को भी हटा दो, तो आप पे क्या हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको शेयर होल्डर से डिवाइड कर दो और देख लो कितना फ़ायदा हुआ शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना डेट रेज करने पे। तो 8 लाख की EBIT में उसने जगह रखा 4 लाख रुपये, 40 लाख का तो उसने लोन ले रखा था, हमने पढ़ा ना अभी उसने क्या करा है डिवेंचर इशू करें 40 लाख के, तो 40 लाख का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 4 लाख बन रहा है। अब 8 लाख में से 4 लाख घटाओ तो कितना बचेगा आपके पास 4 लाख बचेगा। अब इसी 4 लाख पे ध्यान रखना, अब इसी 4 लाख पे आपको टैक्स देना है, यही हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्या करते हैं बच जाते हैं टैक्स से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो अब आप जब इस पर टैक्स दोगे 4 लाख पे तो 4 लाख का 40% कितना आएगा 1,60,000 आएगा। 1,60,000 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 2,40,000, और यही 2,40,000 हमारा क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसी की बात कर रहा था मैं आपको। अभी भी आपको पहले समझाना कि आपको क्या लिखना है EBIT लिखना है, सबसे पहले E माइनस करना है, फिर T माइनस करना है, फिर आप पे आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आप पे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,40,000, ठीक है। अब आपको देखना है नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं 10 रुपये है, तो आप इसको जब आपने इसको क्या 6 लाख आ गया, और जब आप इसको 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.40 आपके पास आ जाएगा, समझ गए। जब आप इसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप पे 0.40 आ जाएगा। तो अब पढ़ते हैं इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, और ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज़ में, ठीक है। दे रखा है द जोन डाइवर्सिफिकेशन द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ EPS बिकॉज EPS फॉल फ्रॉम 0.50 to 0.40। अब ऐसा कब होता है, ऐसा गलती कंपनी कब करती है फ़ायदा ना हो, जब वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज़ का कैसा हो अनफेवरेबल हो, ठीक है ना, कैसा हो अनफेवरेबल हो। इसमें अनफेवरेबल कब होता है जब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए हमारा कम हो जाए डेट के इंटरेस्ट से, जो भी हमने डेट लिया है ना उसके इंटरेस्ट से, तो ये वाली केस हमारे पास राइज होके आती है। बी में उसने फैक्टर पूछा था एक्सप्लेन करो कोई फैक्टर जो अफेक्ट करे कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो हमने अभी तो ऊपर 5 पढ़े थे तो फिर भी 3 पूछा है, तो चुटकी का खेल हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और शायद आखिरी क्वेश्चन ये रखा है द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंज बिटवीन 10 to 12%, कितने के बीच में आती है लगभग 10 to 12% के बीच में आती है फॉर द पास्ट 3 ईयर टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड। अब क्या करना है उसको फ्यूचर में क्या है, उसको फ्यूचर में कुछ कैपिटल की नीड पड़ेगी। हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द बोरोड, पहला ऑप्शन क्या है जहाँ पे उसको 9% से मिल रहा है, और दूसरा ऑप्शन क्या है उसको यहाँ पे 13% से मिल रहा है। अब देखो मैं समझाता हूँ, इन 2 क्वेश्चनों में हमसे ये पूछना चाह रही है कि कब वो डेट इशू कर दे या कब वो इक्विटी इशू कर दे। बच्चे ये तो हम समझ नहीं पा रहे क्या बात कर रहे हो सर आप, तो भाई वो डेट इक्विटी कब इशू करेगी, क्योंकि उसे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर करना है, मतलब उसे अपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फेवरेबल बनाना है। तो मतलब जिस केस में उसको रेट ऑन इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा तो उस केस में वो डेट को इशू करेगी। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन बी, चिल्ला चला के बच्चे ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बी आंसर है। क्यों, क्योंकि अब इतने बार हमने समझ लिया है कि जिस केस में रेट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होता है उस केस में ही हम क्या करते हैं उस केस में बच्चों हम देखो अभी बच्चे समझे नहीं है, ऑप्शन बी बोलने वाले कौन कौन बच्चे थे, हो गया ना आप कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ये समझना है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था वहाँ पे, कि आपको ये समझना है कि आपको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज़्यादा मिला है। ROI से पता है लोग क्या समझते हैं रेट ऑन इंटरेस्ट, उस पर आपको ध्यान देना है। वो ऊपर वाला हमें रेट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नीचे वाला दे रखा है कि जब आप ब्याज लोगे ना तो वो कहाँ कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज़ बेटर, बताओ कौन सा सोर्स बढ़िया होगा। तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन ए बढ़िया है ना, क्योंकि वहाँ पे हमें रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज इन टॉकिंग द रजिस्ट्रेशन, तो अब तक जो हमने जैसे बोला वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे कि ऑप्शन ए बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, क्योंकि हमारा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 9% से हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस हम लेके आएंगे किसके ऊपर,
वो आप खुद देख लेना। वो होगी हमारी फिक्स कैपिटल और ऑपरेटिंग के ऊपर, वर्किंग कैपिटल डिसीजन के ऊपर होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे जिसके बारे में हम, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और कभी भी आप, जैसे भी मैंने आपको 4th क्वेश्चन में मैनिपुलेट किया है ना, आपको उस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। कई बार हमें लगता है ना कि हम देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो ये भी ROI ही बन रहा है, पर इस चैप्टर में जहाँ ROI हो उसका अर्थ सिर्फ आपको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ही निकालना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियोज़ को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें।